हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं समास और उसके भेद। समास तथा उसके भेदों पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि समास, समस्त सामासिक पद, समास विग्रह, समास व्यास। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6 भेद दिख रहे हैं समास के, जो कि है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में उपमेय तथा उपमान पर। तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बिना किसी देरी के करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। इससे पहले हम समास को शुरू करें, मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं संधि और समास में। संधि होती है वर्णों का मेल यानी अक्षरों का मेल, और समास होता है शब्दों का मेल। शुरू करते हैं। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है। यहाँ पे आप समझ के चलिए, सम का मतलब है संक्षिप्त यानी छोटा, और आस का मतलब है कथन या फिर कोई शब्द। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया वीडियो की शुरुआत में कि समास होता है शब्दों का मेल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या फिर शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण यानी कि उन्हें छोटे से छोटे रूप में बनाया जाता है। अब जानते हैं समास है क्या। ठीक है, तो समास जो है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जो दो शब्द मिलते हैं आपस में और कोई सार्थक यानी कि कोई ऐसा नया शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे आप कहेंगे समास। नेक्स्ट है इसमें समस्त पद, सामासिक पद। देखिए, ये एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये होते क्या हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या फिर सामासिक शब्द कहलाता है। अगला है समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या फिर व्यास कहते हैं। ठीक है, जैसे नील कमल का विग्रह अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा समास क्या है, समस्त पद क्या है, और समास विग्रह यानी उन्हें अलग करना। ठीक है, जैसे चौराहा का हमने अलग करा था, चार राहों का समूह, तो इस तरह ये हो जाएगा समास विग्रह। आगे बढ़ते हैं। इसमें समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। ठीक है, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। पूर्व पद अगर आपको पूछा जाए तो आप आगे वाला बता देंगे। राज यहाँ पर पूर्व पद है यानी पहले वाला पद राज है, और उत्तर पद यानी कि बाद का पद पुत्र है। ठीक है, तो समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। विभक्तियाँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। कैसे? जैसे राजा का पुत्र, अगर मान लीजिए आपने कहा राजा का पुत्र, इसका अगर आप समास बनाएंगे तो ये बनेगा राजपुत्र। तो यहाँ काल विभक्ति लुप्त हो गई है। ठीक है, इसके अलावा कई शब्दों से कुछ विकार भी आ जाता है, जैसे काठ की पुतली। ठीक है, इसका अगर आप समास करेंगे, समास यानी एक करना, मिलाना शब्दों को, तो ये बन गया कठपुतली। तो काठ के का क्या हो गया? क बन गया। कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा था काठ और यहाँ हो गया ये कठ, तो इसका मतलब का क बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। घोड़े का सवार, ये हो जाएगा घुड़सवार। तो यहाँ पर घो का घू हो गया। कैसे? यहाँ पे घो था और यहाँ आने के बाद समास करने के बाद ये बन गया घू। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा? घुड़सवार। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है समास के भेद। पहला है इसमें अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। ये डिटेल में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और दोनों पद अप्रधान किस में हो जाते हैं? बहुब्रीहि समास में। तो ये आपको हिंट दे रखा है, यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। आते हैं नेक्स्ट।
पहला समास हमारा समास का भेद। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, इसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वो किस तरीके का हो सकता है, उसमें आगे लगा होगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें कि पूर्व पद में ये लिखा हो, पहला पद ये हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान जाएंगे तुरंत कि ये कौन से समास का भेद है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पूर्व पद अव्यय, ठीक है, उत्तर पद ये हो गया, समस्त पद ये, और विग्रह करने पर हो जाएगा ये। समझ के चलिए, प्रति, आ, यथा, अनु, भर, प्रति, हाथ। ठीक है, उत्तर पद में है दिन, जन्म, संभव, रूप, पेट, कूल, हाथ। इस तरफ से देखिएगा तो ये हो गया प्रति जमा दिन, प्रतिदिन। ठीक है, और इसका अगर आप विग्रह करेंगे, समस्त पद का विग्रह आप करेंगे, इसको तोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन। अगला है आजन्म। ठीक है, ये देखिए, जन्म से लेकर, यथा जमा संभव, ये हो गया यथा संभव। इसको अगर आप विग्रह करेंगे तो आप लिखेंगे जैसे संभव हो। अनु जमा रूप, अनुरूप, इसका विग्रह हो जाएगा रूप के योग्य। भर जमा पेट, भर पेट, यानी कि पेट भर के। ठीक है, प्रति जमा कूल, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, हाथ जमा हाथ, हाथों हाथ, यानी कि हाथ ही हाथ में। तो कुछ इस तरीके से आप कर लेंगे। आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए कि पूर्व पद कौन सा है, इसमें उत्तर पद कौन सा है, समस्त पद कौन सा है, या फिर इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले भेद की ओर, जो कि है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या हो रहा था, पूर्व पद महत्वपूर्ण था, प्रधान था, और यहाँ पर उल्टा हो गया। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। उदाहरण के लिए, राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला, रचनाकार। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दूसरा वाला जो पद है ये वाला महत्वपूर्ण है। तो तत्पुरुष समास के भी कई भेद होते हैं, कौन कौन से हैं ज़रा देख लीजिए। इसको आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं कारक चिन्हों से, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के साथ। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ फटाफट से। देखिए, कर्म तत्पुरुष कौन सा होगा, जहाँ पर को हो, कर्ता ने, कर्म, को। देखिए, इन सब में को आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष का भेद है, कर्म तत्पुरुष। आप देख लेते हैं करण तत्पुरुष में क्या होगा, करण से। ठीक है, मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेना। तो ये हो गया आपका, देखिए इसमें सब में से आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा भेद हो जाएगा तत्पुरुष का, करण तत्पुरुष। अगला है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। तो जहाँ पर के लिए हो वहाँ पर तत्पुरुष का संप्रदान, तत्पुरुष का भेद है। ठीक है, अगला है आपका अपादान। यहाँ पर से तो अलग होने का भाव होता है इसमें। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको बाद में करवाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो समास को समझने में। मेनली आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, भेद। ठीक है, तत्पुरुष का जो भेद होता है उसको डिटेल में जाने की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद महत्वपूर्ण था और तत्पुरुष समास में उत्तर पद महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो यही इसकी पहचान भी है। आगे बढ़ते हैं। समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ध्यान दीजिए, उत्तर पद प्रधान हो यानी बाद वाला पद, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वो क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास।
तो मैं आपको पहले बता दूं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। देखिए, उपमेय आपको पता होना चाहिए जिसकी तुलना की जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होगा, और जिससे तुलना की जा रही है वो होगा उपमान। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की तुलना फूल से की जा रही है तो फूल जो है वो क्या हो जाएगा, उपमान। ठीक है। और जिसकी तुलना की जा रही थी, मान लीजिए किसी बच्ची की तुलना की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उपमेय। आई रिपीट, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए, इसमें विशेषण और विशेष्य भी आपको दिया गया है। तो विशेषण क्या होता है, जो बताया जाता है। ठीक है। और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। मान लीजिए कोई फूल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो जो फूल है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। और फूल के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वो हो जाएगा उसका विशेषण। अब आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आसमान का रंग नीला है, तो रंग का नीला होना विशेषण है और आसमान इसमें विशेष्य है। ठीक है। पहचान आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं फटाफट। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में जो के समान आदि आते हैं। ठीक है। देखिए ज़रा, विग्रह करने पर यहाँ पर आपको दे रखा है इसका विग्रह, और यहाँ पर दे रखा है समस्पद, कमल के समान चरण। आगे यहाँ पर के समान, के जो, इस तरीके के शब्द जहाँ पर हो, जहाँ पर तुलना की जाए, वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। कमल के समान चरण, चरण कमल, कनक की सी लता, कनकलता, कमल के समान नयन, कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, मृग के समान नयन, मृग नयन, देह रूपी लता, देहलता, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, लाल है जो मणि, लाल मणि, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो देव, महादेव, आधा है जो मरा, अधमरा, परम है जो आनंद, परमानंद। तो यहाँ पर इसकी पहचान ये ही है, यहाँ पर जो जैसे शब्द आते हैं यहाँ पर तुलना की जाती है, और उपमेय, उपमान या फिर विशेषण विशेष्य की संभावना होती है या फिर संबंध होता है। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। अब आते हैं अगले इसके भेद पर, जो कि है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, ये तो बहुत ईजी है, इसमें संख्याओं की चर्चा होती है, संख्याओं की बात होती है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे फटाफट से समझ लीजिए, 7 सिंधुओं का समूह, देखिए इसमें आ गया 7, तो ये हो गया सप्त सिंधु। 2 पहरों का समूह, 2 पहर। 3 लोगों का समाहार, त्रिलोक। 4 राहों का समूह, चौराहा। 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र। 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। ठीक है। 5 मणियों का समूह, पंचमणि। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण। 3 रंगों का समूह, तिरंगा। तो इस तरीके से द्विगु समास की पहचान है कि इसमें संख्याओं की बात होती है। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले समास के भेद की तरफ। ये है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं इसको। उदाहरण की सहायता से समझेंगे, लेकिन इसमें पहचान आपको बताई गई है कि इसमें शब्दों को जब अलग किया जाता है तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइफन। ठीक है। और योजक चिन्ह इस तरीके का होता है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें समस्त पद में सभी में योजक चिन्ह लगा रखा है। ठीक है। रीड करते हैं इसको। नदी और नाले, नदी नाले। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख। गुण और दोष, गुण दोष। देश और विदेश, देश विदेश। ऊंच या नीच, ऊंच नीच। आगे और पीछे, आगे पीछे। नाक और कान, नाक कान। आचार और विचार, आचार विचार। भला या बुरा, भला बुरा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, और, एवं, या, अथवा जहाँ पे भी आ रहा है उसको हटाकर योजक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। यही इसकी पहचान होती है।
यानी कि दो शब्दों के बीच, दो पदों के बीच अगर योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें छठे भेद की तरफ, जो कि है बहुब्रीहि समास। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि इसमें प्रधान कोई भी पद नहीं होता, चाहे वो पूर्व पद हो या फिर उत्तर पद हो, उसमें दोनों ही पद जो है वो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। देखिए इसमें लिखा है, उदाहरण के लिए जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर किन की तरफ संकेत किया गया है? भगवान शिव की तरफ, इन दोनों पदों के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। और पढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसमें, और भी हैं बहुत सारे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, विष्णु। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो, कमल। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात भगवान कृष्ण। पीताम्बर, पीत यानी पीले हैं अंबर जिसके, भगवान कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, राक्षस। चौड़ली, 4 है लड़ियां जिसमें, माला। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, भगवान शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र। घनश्याम, घनों के समान श्याम है जो, अर्थात भगवान कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला है, अर्थात शंकर। तो यहाँ पर आपको सबको पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि बहुब्रीहि समास जो है वो तीसरे पद की ओर संकेत करता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद महत्वपूर्ण था और तत्पुरुष समास में उत्तर पद महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हमारे पास आया था कर्मधारय समास, यहाँ पर तुलना की जाती है। और द्विगु समास में काउंटिंग्स होती हैं, ये संख्यावाचक शब्द होते हैं। द्वंद्व समास में और, या, एवं ऐसे शब्द हटाकर योजक चिन्ह लग जाते हैं। तो आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।